आपका एक एम था कि आपको कलेक्टर बनना है, आप कलेक्टर बन भी गए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ फिर आप कलेक्टर को छोड़ दिए, कलेक्टर के जो पद है उनको, आप राजनीति में आ गए, ऐसा कुछ क्या मोमेंट बना, क्या था? भारत के लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजनीतिक तंत्र का है। आपको लगता है कि जैसे इस बार अगर आपका आमना सामना उमेश जी के साथ होता तो अभी का जो परिणाम है उस कुछ अलग होता? उमेश जी या कोई व्यक्ति कोई फैक्टर नहीं होता है। थे उसके बाद जब यहाँ शाह जी आया तो बोले कि इनको आप जिता के लाइए, इन्हें हम बड़ा आदमी बना देंगे। फिर नरेंद्र मोदी जी के साथ में आपकी मुलाकात हुई, तो ये भी एक स्ट्रेटजी था कि आपको लाइमलाइट में लाना था लोगों के बीच में? नहीं, ये सब कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है। हम अपना अपना काम करते रहते हैं। जनता की कई बार भावना होती है, वो भावना को जनता अपने तरीके से व्यक्त करती है, लेकिन पार्टी का और संगठन का अनुशासन हमारे लिए बड़ी चीज़ होती है। तो सर, जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आ रही थी तो इसमें एक नाम आपका भी शामिल था। ये आप लोग कयासबाजी करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री चुनने का एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है। जी सर, क्या ये बात सच है कि अमित शाह जी आपसे सलाह लेने के लिए आपसे चर्चा करते? उनका अपना सिस्टम है। इतने अनुभवी व्यक्ति, उनको किसी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की स्थिति होने वाली है या फिर जो आप एक विज़न तैयार करके रखे हैं, संक्षेप में सर? छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम एक नींव डालने का काम इन 5 सालों में करेंगे। बंधन में रहना शायद उन्हें पसंद नहीं था, इसीलिए कलेक्टरी को छोड़कर राजनीति में आए। असफल रहे लेकिन हार नहीं माने। समय का चक्र एक बार फिर बदला। आज उनका नाम कैबिनेट मंत्री में शामिल है। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश चौधरी जी की, जिनकी चर्चा आज पूरे देश में है। आज वही हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, चाहे वो राजनीति में रुचि रखे या ना रखे, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नहीं है जो आपके बारे में नहीं जानते हैं। फिर भी सर, हमारे दर्शकों के लिए अपने बारे में संक्षेप में कि कैसा रहा आपका राजनीतिक सफ़र, कैसे राजनीति में विस्तार से सर? जी, मैं ओपी चौधरी हूँ और छोटे से गांव रायगढ़ ज़िले में बाइंग में पैदा हुआ। 7.5 साल का था तब मेरे पिताजी का निधन हो गया था। मेरी माँ 4वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। गांव के छोटे छोटे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हुए मैं 12वीं तक की पढ़ाई किया। फिर आईएएस की तैयारी की जिद थी और मैं काफ़ी एग्रेसिव होकर मेहनत किया जुनून के साथ, और आईएएस में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहले आईएएस के रूप में सेलेक्ट हुआ। बहुत युवा उम्र में 13 साल प्रशासन में रहा और राजधानी रायपुर का कलेक्टर रहते हुए मैंने आईएएस से, प्रशासनिक सेवा से बाहर आकर देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ने का निर्णय लिया। मोदी जी की पार्टी, मोदी जी के विचारों, उनके विजन से प्रभावित होकर के मैंने निर्णय लिया और राजनीति में आया और एक बहुत कठिन मानी जाने वाली सीट खरसिया से चुनाव लड़ा 2018 में। उस चुनाव में मैं हार गया था, लेकिन 22,000 वोट मेरे बढ़े थे, जो 90 सीटों में सबसे ज़्यादा था। अर्थात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जनता का भरपूर आशीर्वाद तब भी मिला था। 2018 में हमारी पार्टी की 90 में से 15 ही सीट आई थी। एक विपरीत लहर थी, उसके बावजूद ये बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला था। फिर 5 साल विपक्ष का रोल हम लोगों ने बखूबी निभाया, सड़कों पर संघर्ष किया और 2023 में जनता जनार्दन ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुझे अब तक का जो पॉलिटिकल इतिहास है छत्तीसगढ़ का, उसमें 59,000-60,000 का मार्जिन का रिकॉर्ड था। उस रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए आशीर्वाद दिया और मेरी पार्टी ने अब मुझे वित्त मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे मैं ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। 23 साल का आपका उम्र था सर उस समय जब आप आईएएस को क्रैक किए। उस समय अभी के जो समय है, जो बच्चे देखते हैं कि खेल कूद, मौज मस्ती, पढ़ाई लिखाई, तो ऐसा आपके साथ उस बीच में क्या हुआ था कि आप सोच लें कि मुझे आईएएस बनना है? जी, बचपन में काफ़ी संघर्ष थे, जैसा कि मैंने बताया। और जब मैं बड़ी मुश्किल से 11-12 साल का था, तब रायगढ़ में माँ के पेंशन के लिए जाते थे। माँ के पेंशन का प्रकरण नहीं बन पा रहा था। एक दिन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस को छोड़ करके कलेक्ट्रेट में गए। कलेक्टर ने बहुत डांट लगाई जिला शिक्षा अधिकारी की और हमारा काम हो गया। उसी समय से मन में था कि भाई आईएएस करना है, और 11-12 साल की उम्र से भी बहुत जुनून के साथ मैं आईएएस की तैयारी करता था। और इस संघर्ष का परिणाम रहा कि बहुत जल्दी सफलता मिली और ज़िंदगी में हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहता हूँ। आपका एक एम था कि आपको कलेक्टर बनना है, आप कलेक्टर बन भी गए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ फिर आप
कलेक्टर को छोड़ दिए, कलेक्टर के जो पद है उनको आप राजनीति में आ गए, ऐसा कुछ क्या मोमेंट बना क्या था? जी कोई एक मोमेंट में अचानक कोई निर्णय लिया ऐसा नहीं था, एक थॉटफुल प्रोसेस था। 13 साल तक प्रशासन में रहा, प्रशासन में रहते हुए बहुत कुछ कर पाया छत्तीसगढ़ के हमारे लोगों के लिए, उसका एक आत्मिक संतुष्टि भी उसके लिए मन में है। बट भारत के लोकतंत्र को मैंने 13 साल में प्रशासन में रहते हुए जो महसूस किया कि हम पसंद करें या नापसंद करें, हम लव करें या हेट करें, बट भारत के लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजनीतिक तंत्र का है। और राजनीतिक तंत्र अगर अच्छा रहता है तो प्रशासनिक तंत्र, आर्थिक तंत्र, शैक्षणिक तंत्र, सामाजिक तंत्र सभी अच्छे तरीके से चलने लगते हैं। और राजनीतिक तंत्र जब बुरा हो जाता है तो प्रशासनिक तंत्र हो चाहे आर्थिक तंत्र हो बहुत तेज़ी से ख़राब होता है। तो लेकिन अच्छे लोग जिनका लाइफ सेटल है उनको लगता है कि भाई इस पचड़े में मैं क्यों पड़ूं, क्योंकि यहाँ चुनौतियाँ, संकट, टांग खिंचाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए अच्छे भले लोग राजनीति में ना से दूरी बनाना पसंद करते हैं। लेकिन हमेशा मुझे स्टेटमेंट याद आता है चाणक्य का कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर राज करने लगते हैं। तो इसलिए मैंने राजनीति में आने की चुनौती को स्वीकार किया और भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एंजॉय कर रहा हूँ। ये त्यागपत्र देने का फैसला आपका अकेले का था, क्योंकि आप भी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं? तो निश्चित रूप से मेरा अपना फैसला रहा है। मैं बचपन में माँ की ओर से या आज की तारीख में वाइफ की ओर से, मदर इन लॉ की ओर से, सब तरफ से काफ़ी मुझे फ्रीडम मिला हुआ है। और निर्णय मेरा था बट सभी ने उसमें भरपूर साथ दिया, सहयोग किया, तब मैं ये बड़ा निर्णय ले पाया। जी, जैसे कि भी आपने बताया सर कि प्रशासनिक तंत्र में रह कर काम करना और राजनीतिक परिवेश में आके काम करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। लेकिन ऐसा क्या परेशानी या फिर दिक्कत, जो बाधाएं आप बोल रहे हैं, वो सामने थी जो आप कलेक्टर के रूप में रह के न कर सके, जो राजनीति में आके आप एक मंत्री के रूप में करना चाहते हैं? भारत के लोकतंत्र में जो मूल निर्णय लेने का काम है, पॉलिसी डिसाइड करने का काम है, प्रदेश देश को किस दिशा में ले जाना है, ये निर्णय लेने का काम है, वो राजनीतिक तंत्र का होता है। वो राजनीतिक तंत्र का होता है। प्रशासनिक तंत्र उसे एग्जीक्यूट करने का, इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। इसलिए दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है लेकिन डिफरेंट है। तो निर्णय लेना और दिशा तय करना है राजनीति का काम है। जी, 2018 में जी प्लीज़, नहीं ठीक। 2018 में आपको पहली बार टिकट मिला खरसिया विधानसभा क्षेत्र से, उसमें आप सफल नहीं हो पाए। इस बार आपको रायगढ़ से दिया गया, तो ये एक प्रकार से डर था आपके अंदर या फिर पार्टी के अंदर कि अगर इस बार हार जाएंगे तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे, इसलिए आपको रायगढ़ जो एक सेफ सीट तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि यहाँ से हम जीत के आ सकते हैं? देखिए, किस व्यक्ति की क्या उपयोगिता हो सकती है, किस व्यक्ति को कहाँ पे चुनाव में उतारा जाए, चुनाव लड़ाया जाए कि न लड़ाया जाए, विधानसभा में लड़ाया जाए कि लोकसभा में लड़ाया जाए, ये सब निर्णय पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, उसके तहत संगठन निर्णय लेता है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्टी ने इस बार जो तय किया उसके अनुसार मैं काम किया, उस समय तय किया था उस अनुसार भी मैं काम किया था। और चाहे कोई भी सीट हो, हमको शिद्दत से पार्टी की जो जिम्मेदारी देती है उसको निभाना होता है। वही मैंने 2018 में भी किया, 2023 में भी किया। 2018 में चुनाव जरूर मैं गणित के हिसाब से हार गया था, लेकिन 22,000 वहाँ वोट बढ़े थे, जो 90 सीटों में सर्वाधिक वोट बढ़े थे। तो जनता का उसे भी मैं एक बड़े आशीर्वाद के रूप में देखता हूँ। और 2018 का जो रिजल्ट था, वहाँ पे 77,000 वोट मिलना, वो अपने आप में ऐतिहासिक था और उसे मैं बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। आपको लगता है कि जैसे इस बार अगर आपका आमना सामना उमेश जी के साथ होता तो अभी का जो परिणाम है उस कुछ अलग होता? उमेश जी या कोई व्यक्ति कोई फैक्टर नहीं होता है। उमेश जी अपनी जगह हैं। वो अगर रायगढ़ में आते तो शायद उनकी और ज़्यादा बुरी स्थिति हो सकती थी कि हम दोनों को मान ले जाया जाए रायपुर में कि बस्तर में कहीं लड़ा दिया जाए। पार्टी अगर निर्णय ले कि रायपुर में लड़ा दे तो अलग परिस्थिति हो सकती है। राजनीति में हर जगह की, हर ज्योग्राफी की, हर भूगोल की अपनी तासीर होती है और किसी को किसी से किसी जगह से तुलना करना उचित नहीं है। अपने अपने जगह पे अपने अपनी स्थिति परिस्थिति अनुसार होता है। वहाँ पे उमेश पटेल जी की बात नहीं है, वहाँ पे नंद कुमार पटेल जी की बात नहीं है। आज़ादी के बाद से कांग्रेस कभी चुनाव नहीं हारी है और जो भी चुनाव दर चुनाव 1990 से 2013 तक का अगर आप चुनाव देखेंगे तो हर चुनाव में कांग्रेस के जीत का अंतर बढ़ता ही जा रहा था।
नंद कुमार पटेल जी से पहले लक्ष्मी पटेल जी थे जो लगातार 3 बार वहाँ पे चुनाव जीते थे। वो ऐसी सेफ सीट मानी जाती थी कि कांग्रेस के अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और बाई इलेक्शन लड़ना था तब वहाँ आकर के बाई इलेक्शन लड़े थे। तो इससे डिफरेंट टाइप ऑफ तासीर, वहाँ के भूगोल की राजनीतिक तासीर अलग है, उसमें कोई व्यक्ति की वाली बात नहीं है। मुझे याद है सर, करीब 1-1.5 साल पहले की बात है, जब अमित शाह जी रायपुर आए हुए थे इंडोर स्टेडियम में। उस समय आप वहाँ मैनेजमेंट देख रहे थे, तो जब चांटिंग हो रही थी तो आपके नाम की चांटिंग हो रही थी वहाँ जो लोग इकट्ठा थे। उसके बाद जब अमित शाह जी आए तो बोले कि इनको आप जिता के लाइए, इन्हें हम बड़ा आदमी बना देंगे। फिर नरेंद्र मोदी जी के साथ में आपकी मुलाकात हुई, तो ये भी एक स्ट्रेटजी था कि आपको लाइमलाइट में लाना था लोगों के बीच में? नहीं, ये सब कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है। हम अपना अपना काम करते रहते हैं। जनता की कई बार भावना होती है, वो भावना को जनता अपने तरीके से व्यक्त करती है, लेकिन पार्टी का और संगठन का अनुशासन हमारे लिए बड़ी चीज़ होती है। हम कहीं पर कोई क्या चैंटिंग कर दिया, इस तरह की चीज़ों को हम, व्यक्ति प्रचार को हम रोकने का प्रयास करते हैं। हमारी पार्टी में, हमारे संगठन में जो प्रोटोकॉल है, जो सीनियरिटी है, जो संगठन के अनुशासन है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बीजेपी ऐतिहासिक जीत के साथ इस बार सरकार बनाई है, तो सर जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आ रही थी तो इसमें एक नाम आपका भी शामिल था। ये आप लोग कयासबाजी करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री चुनने का एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है। इसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा तय करता है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, ये सब लोग रहते हैं। तो एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम, उसके तहत निर्णय होता है। आप लोग कयासबाजी से अपना टीआरपी बढ़ाते रहते हैं, ये आप लोगों का काम है। पार्टी ऐसे नहीं चलती है जी। ये सर एक ये बात भी निकल के सामने आ रही है, जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आदिवासी समाज से हैं, और जो दो डिप्टी सीएम है सर, एक सामान्य से हैं और एक ओबीसी से हैं। तो जो बनाया गया सर, आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए देखिए, पार्टी सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पूरा प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग की, एक जाति की या एक परिवार की पार्टी नहीं है, जैसा कि कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं। तो यहाँ पे सभी को प्रतिनिधित्व देने का पूरा प्रयास किया जाता है, और एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके, इसके लिए संगठन इस तरह के कई निर्णय करता है जो समाज में अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण। जी, आप पहली बार जीत कर आए हैं, इतना बड़ा विभाग आपको मिला है, उम्मीद थी आपको? देखिए, यहाँ कोई उम्मीद ना उम्मीद, यहाँ एक्सपेक्टेशन की पॉलिटिक्स नहीं होती है। कुर्सी के लोभ के साथ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आप या कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। पार्टी, यहाँ कोई पद नहीं होता है, कोई कुर्सी नहीं होती है, यहाँ दायित्व होता है। पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इतना बड़ा दायित्व दिया है वित्त मंत्री का, और जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसे हम पूरी शिद्दत से, कार्यकर्ता भाव से निभाने का प्रयास करते हैं। ये पार्टी का नियम है, ये पार्टी का सिस्टम है, ये पार्टी की प्रणाली है। जी सर, क्या ये बात सच है कि अमित शाह जी आपसे सलाह लेने के लिए आपसे चर्चा करते हैं? अमित शाह जी मेरे सलाह लिए, आप लोग भ्रामक बातें फैलाते रहते हैं। उनके 1000 नाक, कान, हाथ, पैर हैं। उनका अपना सिस्टम है। इतने अनुभवी व्यक्ति, उनको किसी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट की दृष्टि से हज़ारों प्रकार के सिस्टम है, हज़ारों प्रकार के इनपुट वो पूरे देश भर में लेते हैं और निर्णय करते हैं। अभी तक का सबसे बड़ा बजट आपने पेश किए हैं 1,47,000 करोड़ रुपये का, और पेपरलेस किए हैं, तो इसका क्या मायना है अभी की स्थिति में और आने वाले समय की स्थिति में? भारतीय जनता पार्टी के राज में जब भी कोई प्रदेश रहता है तो एक गुड गवर्नेंस वहाँ स्थापित होता है, तेज़ी से आर्थिक विकास होता है, निवेश की प्रक्रिया को बल मिलता है, गरीब कल्याण के काम होते हैं। तो हर दृष्टिकोण से बजट में हमने काम किया है। और इस बजट में जैसे मोदी जी लॉन्ग टर्म प्लानिंग किए हुए हैं, दीर्घकालिक, कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसी तर्ज पर हम छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, एक रोड मैप बना रहे हैं। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047, ये हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है। मिड टर्म टारगेट मोदी जी देश के लिए रखते हैं कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है, $10 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है। इस तरह के मिड टर्म टारगेट मोदी जी ने देश के लिए सेट किए हैं। अकॉर्डिंगली हमने छत्तीसगढ़ के लिए मिड टर्म टारगेट सेट किए हैं कि हमारे 5 साल के भीतर हमारे कार्यकाल में 5 लाख करोड़ की जीडीपी को हमको 10 लाख करोड़ की जीडीपी बनानी है। और इसके लिए हमने काफ़ी रोड मैप बना करके हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें हमारे आय के स्रोत कैसे बढ़ें, हमारा तीव्र आर्थिक विकास कैसे हो, और साथ ही साथ
गरीब कल्याण की योजनाओं को कैसे हम आगे बढ़ा सकें, उसके लिए ज्ञान का कॉन्सेप्ट। ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता, एन अर्थात नारी शक्ति। तो इस दृष्टिकोण से भी हम काम कर रहे हैं। तो तीव्र आर्थिक विकास और उसका लाभ समाज के ज़रूरतमंद और समाज के आखिरी छोर पर खड़े तबकों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी भाइयों को, वंचितों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को कैसे मिल सके, उसके लिए एक समग्र बजट मैंने प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। और यह ऐतिहासिक बजट है। हमने केवल इसमें आय व्यय का लेखा जोखा मात्र प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि आने वाले समय का एक रोड मैप भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उस रोड मैप के साथ हम काम कर रहे हैं। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के सब लोग, हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आए। जी, ये आरोप भी लगता है सर, बीजेपी की सरकार जब भी आती है वित्तीय घाटा साथ में लाती है। कांग्रेस का वो कहना है कि जब हमारी सरकार थी तो जो राजस्व था घाटा का वो बहुत कम था, लेकिन जब बीजेपी सरकार में आती है तो ऐसा क्या करती है कि घाटा का अंतर बहुत बढ़ जाता है। लूट करने वाली पार्टी है। जो सिस्टम बना रहता है, अगर अच्छा सिस्टम चलता रहता है तो सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा जाता है और भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है। लेकिन कांग्रेस चलते चलाते बने बनाए सिस्टम्स को बिगाड़ने का काम करती है। उसके कारण सरकार के खजाने में कम पैसा जाता है और भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता है। इसलिए कांग्रेस जब भी रहती है तो आप पूरे आज़ादी के बाद का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। मोदी जी जब से आए हैं तो किस तरह से टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है बिना दर बढ़ाए हुए, किस तरह से हर जगह टेक्नोलॉजी आ रही है, हर जगह लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग हो रहा है, लोगों का जीवन आसान हो रहा है, टैक्स पटाना आसान हो रहा है, टैक्स का रिबेट लेना आसान हो रहा है, हर जगह एक ईजीनेस आ रहा है और तीव्र आर्थिक विकास भी हो रहा है। जी सर, शिक्षा को ओके सर, 2-3 और शिक्षा को लेकर बात करना चाहूँगा सर। जिस प्रकार की वर्तमान में शिक्षा की स्थिति भी छत्तीसगढ़ में है वो रोजगार में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसको लेकर आपके पास कुछ ऐसा रोड मैप है? देखिए, ये जो शिक्षा पद्धति की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ये केवल छत्तीसगढ़ का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। ये तो 19वीं सदी के शुरुआती दौर में मैकाले का जो सिद्धांत आया पूरे भारत पर जिस तरह से लागू किया गया, उसके कारण ये शिक्षा व्यवस्था की खामियां आज बड़े स्वरूप में हमको दिखाई देती हैं। तो आज मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, NEP जो लाया है, उसको हम तेज़ी से लागू करेंगे तो इन सब व्यवस्थाओं में एक बेहतर परिवर्तन हो पाएगा। शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर निर्मित होंगे और एक जीनियस पैदा करना, एक व्यक्तित्व का विकास करना, एक मूल्यपरक ढंग से शिक्षा को प्रदान करना, इन सब दिशा में भी हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एग्रेसिवली लागू करने के लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से काम। जी, एक और बहुत बड़ा इशू है सर, जो प्रशिक्षित कलाकार हैं जो खैरागढ़ संगीत महाविद्यालय से पढ़कर सामने निकल कर आए हैं, उन्हें अभी तक रोजगार का कोई अवसर नहीं मिला, ना ही कुछ ऐसा वैकेंसी मिला है, ना ही उन्हें सेट में प्राथमिकता दी जा रही, तो इसके लिए भी कुछ? देखिए, निश्चित रूप से उस दिशा में भी हम काम करेंगे। बट मैं ये कहता हूँ कि कोई भी हम कोर्स करते हैं तो हम ये सोच के करें कि इससे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये मानसिकता ही अपने आप में खतरनाक है। देश में आर्थिक विकास तेज़ी से हो रहा है, सरकारी के अलावा अन्य क्षेत्रों में तेज़ी से रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं और उस दिशा में भी हमको सोचना चाहिए। अगर हम जीनियस हैं, अगर हम में टैलेंट है तो सरकारी वैकेंसी निकले ना निकले हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस आत्मविश्वास के साथ युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। बाकी जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा अच्छा करने के लिए वहाँ पे सरकार वैकेंसी निकालने का भी प्रयास करेगी। जी, OPS और NPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, इस पर बहुत अभी राजनीति गरमाई हुई है। आपने विधानसभा में कहा भी था कि जो अभी जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसी पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद जस्ट उसे बदल दिया गया, तो ऐसे भी क्या यहाँ होने वाला है? देखिए, अभी जो सिस्टम चल रहा है वो लागू है, किसी प्रकार को उसमें अनावश्यक भ्रम या संशय पैदा करना उचित नहीं है। बाकी हमारी सरकार उचित निर्णय उचित समय पर करती रहती है और अभी उस पर अनावश्यक कोई भ्रम पैदा ना करें। और जो कांग्रेस की सरकार है वो हमेशा गलत करती थी, हम उसे बेहतर तरीके से कर रहे हैं। सर, 5 साल का जो कांग्रेस का सरकार रहा है वो कितना सक्सेसफुल रहा अगर डेवलपमेंट की बात किया जाए तो? क्योंकि अभी वर्तमान में उनके ऊपर FIR भी दर्ज
आपने देखा कि हर जगह माफिया राज था। पीएससी में माफिया, भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, रेत में माफिया, सीमेंट में माफिया, शराब में माफिया, कोयला में माफिया, सब जगह माफिया राज था। उसके कारण छत्तीसगढ़ को लूटा जा रहा था और इस लूट वाली सरकार से लोगों ने अपने वोट के अधिकार से, अपने वोट की ताकत से छत्तीसगढ़ महतारी को मुक्ति दिलाई। जी, अभी सर जो यातायात की स्थिति है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का चलन भी ज़्यादा बढ़ रहा है सर, तो इस चार्जिंग जो स्टेशन है उसको भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके इस रास्ते के लिए भी कुछ? निश्चित रूप से बहुत अच्छा बिंदु आपने उठाया है। पर्यावरण की दृष्टि से, एनर्जी संरक्षण की दृष्टि से, ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से और आने वाले समय के भविष्य को सोचते हुए ईवी व्हीकल्स को प्रमोट करना हर जगह अच्छा है और उस दिशा में निश्चित रूप से हमारी सरकार भी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम करेगी। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है सर लोकसभा का, अभी तीसरा टर्म 7 तारीख को होने वाला है, तो जो 2 चरण हुए सर उसमें क्या लगता है कि बीजेपी कैसे उसमें स्कोर कर रही है? देश की बात कर रहे हैं या छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 4 सीटों का चुनाव हुआ है। 4 में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेगी मोदी जी को, ये मैं मानता हूं और आने वाले तीसरे चरण में भी 7 सीटों पर मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद देगी। आने वाले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ की स्थिति होने वाली है या फिर जो आप एक विज़न तैयार करके रखे हैं, संक्षेप में सर? छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम एक नींव डालने का काम इन 5 सालों में करेंगे और जैसा कि मैंने 5 लाख करोड़ की जीडीपी को 10 लाख करोड़ की जीडीपी पहुंचाना, बस्तर सरगुजा पर विशेष ध्यान केंद्रित करना, सेकेंडरी सेक्टर के अलावा सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना, युवाओं के लिए आईटी सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, पर्यटन जैसी संभावनाओं को साकार करना, ये सब दिशा में हम काम करेंगे और छत्तीसगढ़ खुशहाली के नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम ऐसा कर पाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जी, बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े। जी, तो आप सुन रहे थे ओम प्रकाश चौधरी जी को, जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ का कैसा रोड मैप तैयार होना है, किस दिशा में आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़, जो 5 लाख करोड़ का जो इकोनॉमी वर्तमान में, उसे आने वाले 5 साल में 10 लाख करोड़ करना है, इसके बारे में भी संक्षेप में बताएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।